नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप है हमारे साथ इस वीडियो में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार जरूर पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका निगमन होता है, सत्यापन होता है। देखिएगा, फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या क्या बोला जा रहा है। यदि किसी दर्पण का द्वारक उसके वक्रता त्रिज्या आर के अपेक्षा बहुत छोटा हो तो दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होती है वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है, आधी होती है। जैसे हमने मान लिया एक दर्पण हमने बना लिया, क्या हमने बना लिया दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है ना, ये ध्रुव इसका पी हो गया, इधर सी रहता है ना, ठीक, एफ रहता है मान लीजिए, एफ के बाद इधर क्या है, सी है। और आपको पता है वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना। ठीक है, और आपको पता है दर्पण क्या है, ये दर्पण का द्वारक होता है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी दर्पण का द्वारक, ये जो आपका द्वारक है, यदि किसी दर्पण का द्वारक उसके वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो सी और पी के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर होती है। अब शर्त बोला जा रहा है, यदि किसी दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो, कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तब उस स्थिति में क्या होता है कि जो फोकस दूरी इसकी होती है, फोकस दूरी जो एफ होती है वो सदैव आर की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपान में 2, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। आइए इसका हम निगमन देखते हैं, निगमन कैसे होगा। देखिएगा, हम पहले शुरू में क्या करेंगे, हम एक दर्पण बना देंगे। हमने क्या बना लिया, एक दर्पण बना लिया ना। कौन सा दर्पण, मान लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब देख पा रहे हैं आप, इसका ध्रुव है ना, ये ध्रुव पी होता है यहाँ पर। ठीक है, हमने एक ध्रुव पी बना लिया। इसके बाद यहाँ पर एक फोकस पॉइंट होता है ना, फोकस बिंदु एफ होता है ना, हमने भी बना लिया। इसके बाद इसका केंद्र होता है सी ना, हमने वक्रता केंद्र सी को भी मिला दिया, बना लिया। इसके बाद आपको पता होगा जो होती है आपकी वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने क्या बना लिया, एक मुख्य अक्ष भी हमने खींच लिया, खींच रहे हैं मुख्य अक्ष। हमने क्या खींच दिया, हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, हमने क्या खींच दिया, एक मुख्य अक्ष। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो P हो गया बिंदु, P ध्रुव है, F क्या है, फोकस बिंदु है, C क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक किरण लेंगे, एक क्या लेंगे, हम किरण लेंगे। हमने एक यहां से किरण ले लिया जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल क्या चल रही है, बिल्कुल समांतर चल रही है। जो मुख्य अक्ष से क्या चल रही है, बिल्कुल समांतर चल रही है। आपको पता होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, तो फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। इस प्रकार से कुछ चली जाएगी। ठीक है, यह फोकस बिंदु एफ से होकर चली गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें छोटा सा एक क्रिएशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर हम किसी भी पृष्ठ पर लंब डालना, अभिलंब डालना चाहते हैं तो हमेशा कहां से डालते हैं, तो वक्रता केंद्र सी से डालते हैं। इस बात को आप जहन में, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अगर हमें किसी भी पृष्ठ पर अभिलंब डालना हो तो हमेशा हम कहां से डालते हैं, वक्रता केंद्र सी से डालते हैं। हमने अब क्या किया, हमने एक अभिलंब डाल दिया। हमने क्या किया, हमने एक अभिलंब डाल दिया। कहां से, वक्रता केंद्र सी से हमने क्या डालेंगे, एक हम लोग अभिलंब। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक हमने अभिलंब डाल दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पे हमने क्या डाल दिया, एक अभिलंब डाल रखा है। ठीक, अब देखिए, अब सबको हम मान रहे हैं ना। जैसे इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ए पॉइंट एफ है ही, इसको हमने मान लीजिए, इसको डी हमने मान लिया, इसको आर मान लिए। क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। सब पॉइंट हमने मान रखा है। ठीक है, अब हम सत्यापन करेंगे। देखिएगा हम क्या क्या किए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। शुरू में हम एक दर्पण बनाए थे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा, इसका
बताइएगा वो क्या है, द्वारा कितना है, m1 m2 है, ठीक है। अब हमने एक ध्रुव P मान लिया था, फिर हमने इसमें फोकस पॉइंट F मान लिया, फिर वक्रता केंद्र C हमने मान लिया, फिर इसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु F से होकर जाती, हमने ऐसा दिखा दिया। इसके बाद हमने एक इसमें रचना किया। रचना क्या किया कि हमेशा हम इस पॉइंट बी पर एक अभिलंब डालेंगे ना, और अभिलंब कहाँ से हमेशा डाला जाता है, तो वक्रता केंद्र सी से डाला जाता है। हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया। अगर हमने एक अभिलंब डाल दिया तो आप देख पा रहे होंगे एक दर्पण हो गया ना, ये दर्पण है, और देखिएगा ये आपतित किरण हो जाएगी नहीं, ये देखिए दर्पण पे पड़ रही तो आपतित किरण होगी, और यहाँ से परावर्तित हो रही है ना, तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। अच्छा बताइए, जब ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बताइए क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। और ये परावर्तित किरण है ना, ये अभिलंब है ना, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। और आपको पता है परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण का मान होता है, परावर्तन कोण के मान में क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ सत्यापन हेडिंग डाल के। हमने यहाँ क्या डाल दिया, हेडिंग सत्यापन। हेडिंग हमने क्या डाल रखा है, सत्यापन। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। देखेगा, लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे हम, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हम जानते हैं बताइएगा। जब ये आपतित किरण होगी या परावर्तित किरण होगी ना, या अभिलंब हो गया, तो इसके बीच बने कोण आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा ना, ठीक है। अब हमें पता है परावर्तन जब होता है तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है, तो परावर्तन कोण होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा बताइए, आपतन कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी लिख सकते हैं क्या। देखिएगा, ए है, बी है, और ये क्या है, पॉइंट सी है ना। कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण सी बी और इसे एफ लिख सकते हैं क्या। कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, मतलब कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे अब, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण सी बी एफ। इतना हो गया ना। इससे हम समीकरण एक बना रहे हैं। क्या बना दिए हमने, इससे हम समीकरण एक बना दिए। अगर आप देखिए ध्यान से, आप ये दोनों रेखाएं पैरेलल है क्या, समांतर है क्या। ए बी रेखा क्या पी आर रेखा क्या आर पी रेखा के समांतर है, तो आप कहेंगे हाँ समांतर है। तो हम लिखेंगे क्या, हमने लिखा कि ए बी समांतर, ए बी किसके समांतर है, तो आर पी के समांतर है ना, हमने लिख दिया ए बी समांतर आर पी तथा। अच्छा बताइए, इसको जो है डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है, तिर्यक रेखा है क्या। आपने क्लास 8 में जरूर पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। ये समांतर रेखा है और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है ना। तिर्यक रेखा इसमें क्या है, बीसी है ना, तो हमने लिख दिया तथा तिर्यक रेखा बीसी। तिर्यक रेखा क्या है, ये देखिए सीबी कहिए चाहे बीसी कहिए, तो हमने क्या लिख दिया, तिर्यक रेखा बीसी। अब देखिएगा, आपको पता होगा जब दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है, दो समांतर रेखाएं होती है, इसको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके बीच बने अंतःकोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ होते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 8 या 9 में, आपने जरूर पढ़ा होगा ना कि अगर दो पैरेलल लाइन है, जब उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या यह तिर्यक समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ यही वाला होगा। अब हम लिखेंगे कि ये जब तिर्यक रेखा बीसी है तो लिखेंगे अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतः कोण समान होते हैं। क्या लिखेंगे, अंतः कोण समान होते, क्या होते हैं, अंतः कोण समान होते हैं। अंतः कोण को समान कर दीजिए, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इज इक्वल टू, देखिएगा यह वाला कोण इसके बराबर है ना, तो कोण बी सी एफ
किसके बराबर है? कोण बी सी एफ के बराबर है ना। यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। कैसे? अंतः कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा देखिएगा। इसका देखिए बायां पक्ष बराबर है क्या? देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। जब आपको पता है किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन का बायां पक्ष बराबर होता है तो उसका दायां पक्ष भी हम क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। कर दीजिएगा। कोण सी बी एफ इज इक्वल टू, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसे हम क्या मान रहे हैं? ये ऐसे ही छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को थोड़ा देखिएगा ध्यान से, और हम यहां लिख दे रहे हैं त्रिभुज। अब इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज बी सी एफ को, एफ इधर है ना, त्रिभुज बी सी एफ को देखिएगा, त्रिभुज बी सी एफ में। किसमें? तो त्रिभुज बी सी एफ में। इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कोण सी बी एफ कहाँ है? तो कोण सी बी एफ, कहने का मतलब ये वाला कोण, समझ रहे हैं ना, यह वाला कोण। और यह मिटा दे रहे हैं इसको कुछ समय के लिए। कोण सी बी एफ, यह वाला कोण किसके बराबर है? तो कोण बी सी एफ के बराबर है ना। तो बी सी एफ इस वाले कोण के, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है ना। आपने एक प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग कि जब किसी त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाली भुजा समान होती है। क्या होती है? तो समान होती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या है? बी एफ है ना, और इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या है? सी एफ। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। तो कर दीजिएगा बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, है ना। बी एफ अब किसके बराबर हो गया? तो सी एफ के बराबर हो गया। इससे हम समीकरण 3 बना दे रहे हैं। कौन सा समीकरण बना रहे हैं? समीकरण हमने 3 बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए जो दो, अब हम मान लेंगे, कुछ मानेंगे इसमें। अच्छा, इधर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से आपको देखना। अब हम मानेंगे कुछ इसमें ना। माना बिंदु बी ध्रुव P के बहुत नजदीक है। बहुत क्या है? नजदीक है। अब हम क्या मान लेंगे? ये जो बिंदु B है, बिंदु P के क्या है? बहुत नजदीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर देखिएगा B जो है P के बहुत नजदीक आ जाए, मतलब यह B कहाँ आ जाए? इस P के एकदम नजदीक आ जाए ना। जब नजदीक आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, कुछ ना, देखिए ये लाइन तो ऐसे बन जाएगा ना। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ये बिंदु P है और ये B खिसक के और नीचे आ जाएगा ना। हम यही माने हैं ना कि माना बिंदु B ध्रुव P के बहुत नजदीक है। तो ये B वाला जो है बिंदु B P के बहुत नजदीक आ गया ना। जब नजदीक आ जाएंगे तो क्या बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा क्या? अरे लगभग देखिए डिस्टेंस बराबर लग रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, नहीं ऐसा? हाँ, समझ में आ रहा है ना। अब क्या हम कर देंगे? बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। इससे हम समीकरण क्या मान लें? समीकरण 4 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसे? समीकरण 4। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं समीकरण 3 व 4 को, इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के बराबर है क्या? और इसका दायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्योंकि आपने समझ चुके हैं आप लोग कि जब किसी भी
समीकरण का बायां पक्ष बराबर होता है तो उसका दायां पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या होगा, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। और आपको पता है ना पी एफ सी एफ का क्या हो जाएगा, अब देखिए यह इसके क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। अब देखिएगा हम लिखेंगे हम जानते हैं, वैसे तो आप लोग कुछ जानते होते नहीं लेकिन हम लिख दे रहे हैं ना, क्या हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भैया, तो हम जानते हैं कि जो ये पी एफ या सीपी जो रेखा है, सीपी रेखा है, वो सी एफ और पी एफ से मिलकर बनी है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो सीपी रेखा है यहाँ तक किससे किससे मिलकर बना है, तो सी एफ से मिलकर बनी है और एफ पी या पी एफ से मिलकर बनी है, ऐसा ही है ना। तो इसे लिख दे रहे हैं हम कि सीपी इज इक्वल टू किससे मिलकर बनी है, तो सी एफ प्लस पी एफ से, किससे, सी एफ प्लस पी एफ से मिलकर बनी है, सी एफ प्लस में पी एफ, ठीक है। अब देखिएगा इसे अगर आप देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं ना, पी एफ किसके बराबर हो गया था, सी एफ के ना, पी एफ किसके बराबर है, सी एफ को। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इसमें सी एफ की जगह अब क्या हम रखेंगे, पी एफ रख देंगे, है ना। जब पी एफ सी एफ के बराबर है तो सी एफ के यहाँ हम पी एफ रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सी पी इज इक्वल टू, सी एफ की जगह क्या रखेंगे हम, सी एफ किसके बराबर है, तो सी एफ पी एफ के बराबर है, तो सी एफ की जगह हम क्या रख देंगे, पी एफ प्लस में पी एफ। तो सी पी इज इक्वल टू क्या, इसमें 2 पी एफ हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब इस 2 को इधर भाग मिलाइए तो क्या हो जाएगा, सी पी अपान में 2 इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। अरे ऐसा ही होगा ना, सी पी अपान में 2 इज इक्वल टू पी एफ। इसे आप सीधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू सी पी अपान में 2, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अगर आप ध्यान से अब गौर से देखिए इसे थोड़ा, सी पी ये क्या है, ये पी है ना, ये पी है और ये पॉइंट क्या है, सी है ना। और आपको पता होगा कि जो वक्रता के अंदर सी होती है और ध्रुव पी होता है, इसके बीच की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर होती है। और जो फोकस पॉइंट एफ होता है और ध्रुव पी होता है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी एफ होती है। ये आपको पता है पहले से ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, पी एफ किसके बराबर है, यहाँ पर पी एफ है ना, पी एफ किसके बराबर है, एफ के ना, पर पी एफ ही तो एफ है। तो पी एफ की जगह अब हम क्या रखेंगे, एफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एफ। और सी पी देखिए, सी पी क्या है, आर है ना, तो क्या लिख देंगे हम, आर बाई 2, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और हमें यही तो सिद्ध करना था जी, यही सिद्ध करना था ना। तो अब मुझे उम्मीद होगी कि आपको डेरिवेशन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ लीजिए इसे, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा ना, पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, आपको तैयार ही करना है अगर 5 नंबर आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।